नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज अरे और मैं हूं हाँ, आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी। भाटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार। भाटी जी, सुबह से लखनऊ से लेकर नोएडा तक हंगामा मचा हुआ है। अखिलेश यादव जी ने बहुत लंबे लंबे दो ट्वीट लिखे हैं, एक्स पर पोस्ट किया है। लखनऊ में जमकर तांडव हुआ है, पुलिस से खूब जमकर रेलम रेला हुआ है। नोएडा स्थित इंडिया टुडे ग्रुप्स के ऑफिसों पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था का पहरा लगा दिया गया है, जबकि नोएडा, गाजियाबाद, सब जगह धरना प्रदर्शन जारी है। हल्ला बोल के नाम से मीडिया में खबरें चल रही हैं। तो क्या हुआ, क्यों करना पड़ा ये, और क्या इस तरीके की खबरें आप प्लांटेड मानते हैं जो कह रहे हैं अखिलेश यादव जी कि ये सब दाना पानी का खेल है? आपका पहला कमेंट मांगेंगे, फिर मेरे सवाल होंगे। देखिए, मेरा पहला कमेंट ये होगा मिश्रा जी कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, तो हम बड़े गर्व के साथ छाती फुला लेते हैं, सीना फुला लेते हैं कि हम चौथा स्तंभ हैं। लेकिन एक वो अंग्रेजी की कहावत है नहीं कि जब अ, शक्ति आती है तो वो जिम्मेदारी के साथ आती है, वो जिम्मेदारी भी साथ लेके आती है। जब आप खुद को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं तो ऐसी जिम्मेदारी भी तो निर्वाह करिए, ऐसी अपना आचरण भी तो ऐसा रखिए, आप अपनी आदत भी तो ऐसी रखिए। क्या आप ये जो मीडिया में आजकल हाल हो गया कि सरकार की वाहवाही पाने के लिए, सरकार की शाबाशी पाने के लिए विपक्षी पार्टियों के खिलाफ सुनियोजित अभियान चलाने लगे हैं, और एक तरीके से जो टारगेट किलिंग होती है नी, टारगेट किलिंग करते हैं मीडिया। उस पर न्यूज चैनल्स पर तो आप रोज देखते हैं। प्रिंट मीडिया में थोड़ा भरोसा बचा हुआ था, लेकिन प्रिंट मीडिया भी इसी रास्ते पे जाने लगा। तो ये सवाल है कि इस तरह मीडिया को किसी का हथियार नहीं बनना चाहिए, किसी के हाथ का वो नहीं, कठपुतली नहीं बनना चाहिए। भाटी जी, मेरे पीछे तस्वीर है, ये लखनऊ की। युवक आंदोलित हैं। आखिर क्या जरूरत पड़ी जो इस देश के एक नेता जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, ये कल्चर शुरू किया जब से ये नई सरकार आई? नेहरू को गालियां देना, गांधी को गालियां देना, जो इस देश के आइकॉन हैं। अब इस फेरिस्त में मुलायम सिंह यादव भी सम्मिलित कर लिए गए। तो इन्हें कहां से ये ज्ञान उत्पन्न होता है कि जो कभी महाभारत के समय हुआ वो अब उत्तर प्रदेश में होगा? क्या इस तरीके की ये जो सोच है ये आती कहां से है? नहीं, मैंने कहा नहीं, आकाओं को खुश करने के लिए ये कोई कौन है सोच, इनके कोई आका? रिसर्च। आका कौन है? यही तो है कि जैसे अभी अदालत में बात आती है तो फिर पूछा जाता है कि वो आधार कार्ड सम्मिलित रहेगा। उसी आधार कार्ड को चुनाव आयोग मानने को कई जगह एग्री नहीं होता। आज भी बीएलओ को लेकर तरीके के सवाल उठ रहे हैं। कई बीएलओ दबाव में जान दे रहे हैं। ये मेरी खबर नहीं है, बाकायदा खबरें हैं अखबार में। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आकाओं को ही खुश करते रहोगे तो ये देश का लोकतंत्र कहां चला जाएगा? हम तो लोकतंत्र का एक गुलदस्ता बताए जाते थे। कहां है लोग और कहां है तंत्र? न लोग बचेगा पर न तंत्र बचेगा, तो ये कहां बचेंगे? ये भी तो उसी लोकतंत्र में निर्वासित हैं। नहीं, निश्चित तौर पर लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब राजनीति से और सत्ता से, सरकार से और अधिकारियों से, कार्यपालिका से जब कोई उम्मीद नहीं बचती है, तब मीडिया ही है जो जनता की आवाज उठाता है। और ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं इतिहास में। जब 1975 में आपातकाल देश के में लगाया गया था, इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया था, तब मीडिया मीडिया ही थी जो एक आशा की किरण बची हुई थी। मीडिया ने ही आवाज उठाई थी जनता की। और देश के आजादी के आंदोलन में भी मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होता था, लेकिन जो अखबार, छोटे छोटे अखबार, छोटी छोटी मैगजीन, जिनकी कुछ कुछ हजार में सर्कुलेशन थे, मतलब मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक अखबार और पत्रिकाएं, उन्होंने आवाज उठाई जनता की। तो वही हाल आज है। लेकिन जो बड़े घराने हैं, जो पूंजीपति घराने हैं, ये केवल अपने मुनाफे के लिए ये सारी न्याय, नैतिकता और लोकतंत्र, संविधान सबको
उस पर रख देते हैं सबको, जो छोड़ के और सरकार की जी हजूरी में लग जाते हैं अपने आर्थिक लाभ के लिए, आर्थिक बहुत प्राप्त करने के लिए, पैकेज प्राप्त करने के लिए। तो ये लोकतंत्र के लिए, ये मीडिया के लिए, तो मीडिया के अंदर से आवाज उठनी चाहिए। ये जो सही पत्रकार हैं, जो सच्चे पत्रकार हैं, उन्हें खुद आवाज उठानी चाहिए कि जो पूंजीपतियों द्वारा संचालित मीडिया है वो इस तरह पत्रकारिता का गला नहीं घोट सकता। उससे बदनामी पूरे पत्रकार जगत की होती है, पूरे मीडिया की बदनामी होती है। भाटी जी, एक सवाल है जो अखिलेश जी ने उठाया कि फिर जब आज हमारी ये खबर छप गई है परिवारवाद की, तो क्या मीडिया में उन सभी परिवारवाद के परिवार के लोग निकाल दिए जाएंगे जो राजनीति में उन्हें आज बेदखल किया जाएगा? परिवारवाद की बात आती है तो 3-4 परिवारों का ही जिक्र होता है, जिनमें प्रमुखता से एक परिवार अखिलेश यादव जी का है, एक परिवार तेजस्वी का है, एक परिवार राहुल गांधी का है। इन्हीं 2-3 परिवारों के इर्द गिर्द पूरा मीडिया घूमता है। बाकी जो परिवार हैं, परिवार तो बहुत हैं। राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है, प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर है राजनीति में, पीयूष गोयल भी पारिवारिक राजनीति से ही आए हैं, धर्मेंद्र प्रधान है। ऐसा कौन सा है जो नहीं है? एक नाम बताओ, एक नाम गिनाओ। नहीं, सवाल 1, 2 या 4 नाम का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में मुझे ऐसा नेता बता दें जिसके परिवार हो और उसके परिवार की दूसरी पीढ़ी राजनीति में ना ही हो। जिनके परिवार नहीं है उन पर तो सवाल क्या करना। जो पत्नियों को छोड़ छोड़ के चले आए, या जिन्होंने शादी नहीं की किसी कारण से, किसी भी वजह से विवाह नहीं किया, जिनके परिवार आगे नहीं बढ़े, जिनके वंश आगे नहीं बढ़े, उन पर तो सवाल क्या करना। लेकिन जिनका भी वंश बढ़ा है आगे, उसके वंश के लोग, दूसरी पीढ़ी के लोग राजनीति में ना आए हों या उनमें वंशवाद ना हो, मुझे एक ऐसा नेता भारतीय जनता पार्टी में बता दें पूरे बड़ी बात कह रहे उसमें हैं ढूंढ भाटी के जी, तलाश बड़ी करके। बात कह रहे हैं। और दूसरी बात और मैं मिश्रा जी कहना चाहता हूँ, राजनीति में जो आता है उसे जनता का समर्थन लेके ही वो आगे बढ़ सकता है। उसे जनता के बीच में परीक्षा देने जाना पड़ता है। तो अखिलेश यादव आए हों या राहुल गांधी आए हों या कोई हो, जो भी दूसरी पीढ़ी के नेता हैं, वो जनता के आशीर्वाद के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन क्रिकेट एसोसिएशन में अध्यक्ष बना देना अपने बेटे को, जिसे बल्ला पकड़ना नहीं आता। जय शाह की क्या पहचान है इसके अलावा कि वो अमित शाह के बेटे हैं? इसके अलावा उनकी क्या पहचान है? जय शाह वंशवाद का उदाहरण नहीं है क्या? कि अगर आपके पिता राजनीति में हैसियत रखते हैं तो आपको आईसीसी का चेयरमैन भी बनाया जा सकता है, सचिव भी बनाया जा सकता है, बीसीआई का भी बनाया जा सकता है। और तो ये वंशवाद का उदाहरण नहीं है क्या? अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ये परिवार नाम जो सरनेम है वो सब प्रयोग बंद होगा। क्या होगा? आखिर मीडिया हाउस के मालिक की बच्ची या बच्चा मीडिया हाउस का मालिक नहीं बनेगा, क्या इस पर भी सवाल होंगे? कारोबारी का बेटा कारोबारी नहीं बनेगा, फिर कौन बनेगा? वकील और न्यायाधीश का एडवोकेट या जज नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? पत्रकार का बेटा पत्रकार नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? कहावत भी है, पहलवान का बेटा तो पहलवान बनेगा। फिर सब इस सब पर कब तक सवाल उठते रहेंगे? और इसी के इर्द गिर्द ना एजुकेशन की बात होगी, ना स्वास्थ्य हेल्थ की बात होगी, ना महंगाई की बात होगी, ना सोर्स ऑफ इनकम की बात होगी। देश के गौड़ मुद्दे क्यों गायब किए जाते हैं? हमेशा परिवारवाद का मुद्दा उठाकर जो जमीन के मुद्दे हैं, पर कैपिटा इनकम पर कोई खबर छपती हो तो बताओ। अभी देश में सोना बिक गया, कहीं खबर आई हो तो बताओ। एलआईसी का पैसा चला गया, खबर आई हो तो बताओ। इन मुद्दों पर कब बात होगी? ये मुद्दे जो बहुत महत्वपूर्ण है, रोज वोट चोरी का मुद्दा हो रहा है, रोज एसआईआर पर बात हो रही है, इन पर कब बात होगी? और इन पर विपक्ष सड़कों पर है, तो क्या वो खबरें स्थान नहीं पाएंगी? नहीं, अगर ये सवाल न्याय, नैतिकता, लोकतंत्र के दृष्टिकोण से उठाया जाता है और एक अच्छे सुधार के दृष्टिकोण से उठाया जाता है कि भाई जो पार्टियां जिनमें परिवारवाद है, या वो पार्टियां खुद फैसले लेते हैं, नेता जो है उनके कार्यकर्ताओं से पूछ कर नहीं लिए जाते, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा फैसला लिया जाता है जो कार्यकर्ताओं की सहमति से लिया जाता हो? हमारे अंदर तो कम से कम पार्टी के लोग तो लेते हैं, इनके फैसले तो नागपुर से तय होकर आते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं होते जो फैसले लेते हैं इनके। और क्या आरएसएस में परिवारवाद नहीं है? क्या आरएसएस का अध्यक्ष या जो संघ प्रमुख होता है, कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई महिला संघ प्रमुख हुई है आज तक 100 साल के इतिहास में?
क्या नागपुर में एक ही जाति के लोग सारा जो उसका प्रमुख होते हैं वो नहीं होते आरएसएस में? और क्या भारतीय जनता पार्टी के सारे कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन कौन प्रधानमंत्री होगा, किसको टिकट दिया जाएगा, क्या सारे फैसले आरएसएस नहीं लेती? जिसके आज तक रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, जिसका कोई संविधान नहीं है, जिसे एनजीओ बताते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है। तो एक एनजीओ एक पार्टी की राजनीति चला रहा है, क्या ये न्यायपूर्ण है, नैतिकतापूर्ण है और ये लोकतांत्रिक है? इसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देना चाहिए। भाटी जी, कल ही आपकी पार्टी के बड़े नेता आजम खान जेल चले गए 2 पैन कार्ड के आरोप में। कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं बीजेपी की एक बड़े नेता के पैन कार्ड, आप भी समझ गए होंगे। तो जी क्या जी जी। कोई भी अदालत जाएगा या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? हाँ नहीं, वो सोशल मीडिया पे मैंने भी देखा है, लेकिन अभी हमारे पास कोई इसका प्रमाण तो नहीं है। इसकी जांच कोशिश करेंगे हम, जांच हो इसकी, और इस अगर ये 2 पैन कार्ड हैं तो सेम मुकदमा होना चाहिए। कानून के सामने सब बराबर है, कानून तो कोई भेदभाव करता नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को स्वतः संज्ञान लेके इसकी जांच बैठा देनी चाहिए सरकार को। बिहार में अभी इंडिया की करारी हार हो गई, आपके गठबंधन की। उत्तर प्रदेश में पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। लोकसभा में जो बीजेपी 73 सीटें पाती थी, उसे समाजवादी पार्टी ने उल्टा कर दिया। आपके सामने 27 एक बड़ी चुनौती है। कई चीजें हैं उसमें, बेरोजगारी है, आवारा पशु हैं, बढ़ती महंगाई है, और इनके हाथ में एक नया गुरमंत्र आ गया है कि चुनाव के दौरान चुनाव आयोग इनसे तो कहेगा नहीं। आप जब सरकार में थे तो आप लैपटॉप देना चाह रहे थे, आप स्मार्टफोन देना चाह रहे थे, चुनाव आयोग ने तत्काल रोक लगा दी थी। शायद मुझे याद हो तो आपको मेरी बात सही होगी, 2017 बिल्कुल के चुनाव में तत्काल रोक लगा दी बिल्कुल। थी। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी बांटना चाहेगी तो आप सोचो, रोक लग जाए तो रोक नहीं लगेगी। और ये सेल परचेजिंग का सीधा सीधा खेल है। तो ये बात तो फिर तय हो जाएगी कि जहां भाजपा सत्ता में वहां हटेगी ही नहीं। ये तो चुनाव आयोग और बीजेपी का इंटरनल गेम हो गया। तो इसे कैसे लड़ पाओगे, कैसे रोकोगे? नहीं, ये हर चुनाव में और पहले से ही हर चुनाव में बेईमानी करते हैं, हर चुनाव में धांधली करते हैं। चुनाव आयोग इनसे मिला हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमारा पूरा प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश में हम इनकी सारी चुनौतियों से निपटें, और उत्तर प्रदेश में जो 2024 में हमने इन्हें शिकस्त दी थी, उसे और ज्यादा मजबूती के साथ 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। और जनता को जागरूक करके, जनता को मुद्दे समझा के, जनता को ये चीजें बता के, जो जो प्रयोग इन्होंने अब से पहले अलग अलग राज्यों में किए हैं, उन सारे जो धांधलियों के तरीके हैं, इनके वोट चोरी के तरीके हैं, उन सब तरीकों को लोगों को समझा के, उनमें जागरूक करके उन्हें रोकने का प्रयास करेंगे, और 2027 में भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। आज के इस पूरे घटनाक्रम जो चल रहा है, इस कवर स्टोरी को लेकर, इस पर समाजवादी पार्टी क्या और कोई ठोस कदम उठाएगी? अखिलेश जी के ट्वीट से तो बहुत कुछ नजर आ रहा है, बहुत समझ में आ रहा है, बहुत कुछ उन्होंने बिना किसी संस्थान का नाम लिए हुए बहुत कुछ लिख दिया है। आपने देखा, बहुत लंबी स्टोरी लिखते नहीं है वो, शायद इतना लंबा पहली बार लिखा है जो 2 पोस्टों में लिख पाए है। तो ये सब होने के बाद कार्यकर्ता बेकाबू होने जा रहे हैं आपके। नहीं, मेरे पास कुछ ऐसी सूचना है, अधिकृत नहीं है, मेरे पास प्रमाणिक सूचना नहीं है, लेकिन ऐसी सूचना है कि प्रदर्शन के दौरान संस्थान की ओर से पार्टी के लोगों से संपर्क किया गया और उन्होंने अपनी गलती मानी है, और वो शायद वेबसाइट से हटा लिया है वो लेख, और सुधार के का आश्वासन दिया है। अगर ऐसा कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो पार्टी प्रदर्शन भी जारी रखेगी, और जो कानूनी कार्रवाई है संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में जो इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी, वो भी करने पर हम विचार करेंगे। उत्तर प्रदेश में एजुकेशन के मामले में सब मामला पिछड़ता चला जा रहा है। पहले स्कूल बंद हुए, एजुकेशन पर चर्चा नहीं होती। गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? आप दिन और रात गरीब की चर्चा करते हैं, दिन और रात दलित की चर्चा करते हैं, पिछड़े की चर्चा करते हैं। पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे भारत? बढ़ेगा कैसे उत्तर प्रदेश? बड़ा नहीं, महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं कि गरीब के बच्चे पढ़ें। भारतीय जनता पार्टी की मूल सोच ही इसके खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी
सामंतवादी पार्टी है, विशिष्ट वर्गों की पार्टी है, और वो चाहती है कि विशिष्ट वर्गों तक ही अधिकार सीमित हों, हर आदमी तक ज्ञान और शिक्षा और अधिकार न पहुंचे। तो ये तो जानबूझ कर शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अब ये थोड़े दिन के और हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटेगी तो समाजवादी पार्टी शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करके शिक्षा व्यवस्था में, और शिक्षा व्यवस्था को बहुत सुदृढ़ करके गरीब लोगों तक शिक्षा पहुंचाने का काम करेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने कल कहा कि अखिलेश यादव को हमने लड्डू और रसगुल्ला खिलाने के लिए आमंत्रण दिया है। आपके पास भी पत्र आया है? चलो, केशव प्रसाद मौर्य बिहार की जीत पे खुश हैं तो उन्हें खुश होने का अधिकार है, हमारी भी उनको शुभकामनाएं। लेकिन घमंड किसी के साथ ज्यादा दिन रहता नहीं है, घमंड सबका टूटता है, और इनके घमंड इनके सिर चढ़ के बोल रहा है, और ये उस घमंड में ही अपशब्द बोलने लगते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं, और विरोधियों के खिलाफ तीखे प्रहार करने लगते हैं। वो घमंड बहुत जल्दी इनका टूटेगा, और पीछे 2024 में भी अगर केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव जी को लड्डू खिलाना चाहते हैं तो उन्हें 2024 में भी लोकसभा चुनाव में जब अखिलेश यादव जीते थे तब भी लड्डू लेके पहुंचना चाहिए था अखिलेश यादव जी के पास। अगर जीत पे लड्डू ही खिलाने हैं तो केशव नहीं प्रसाद नहीं मौर्य को पार्टी ने, पार्टी का वो तोता हो गए हैं, वो जो रटवा रखा है उन्हें वो बोलते रहते हैं। उन्हें छोड़ रखा है केवल अखिलेश यादव जी के खिलाफ बोलने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत सुनियोजित तरीके से काम करती है। पिछड़ी जाति के नेता के खिलाफ पिछड़ी जाति के नेता से ही बुलवाओ ताकि गलत संदेश ना जाए उन पिछड़ों में। तो इसलिए जानबूझ के केशव प्रसाद मौर्य से ही बुलवाते हैं। ये कोई केशव प्रसाद मौर्य को भी समझना चाहिए, केवल उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। भाटी जी, अखिलेश जी ने कहा है, एक अंतिम सवाल है आपसे और मैं इस पर थोड़ा आपसे विस्तृत आपसे जानकारी चाहूंगा कि पीडीए अब नहीं सहेगा, खुलकर कहेगा। इसके पोस्ट में बहुत कुछ मंतव्य है, आप इसी मुद्दे को बड़ी प्रमुखता से उठाते हैं। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है मिश्रा जी, आप बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं और अध्ययनशील हैं, और आपको जानकारी है कि पिछड़े, दलित, आदिवासी, इन लोगों का सामाजिक स्तर बहुत पीछे रहा है, हर हर विषय में, शिक्षा में भी, सत्ता में भी, अधिकारों में भी, सम्मान में भी। उन्हें उतना मान सम्मान भी नहीं मिला, उनके साथ मान सम्मान में भी भेदभाव किया गया। कई वर्गों को तो अछूत बना के रखा गया, उन्हें छूना भी पाप माना गया। तो धीरे धीरे कुछ सरकारी प्रयासों से, कुछ सामाजिक जागरूकता से, कुछ हमारे जो महापुरुष हुए उनके ज्ञान से, उनसे अर्जित करके आंदोलनों के तरीके से ये समाज जागरूक हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और इस समय पीडीए इतना मजबूत हो चुका है, इतना जागरूक हो चुका है कि अब जो इतिहास में जो शोषण, अत्याचार इनके साथ हुआ, अन्याय हुए, उस अन्याय को अब ये समाज सहन नहीं करेगा और अपने हक लेके रहेगा। और हम बराबरी का समाज चाहते हैं जिसमें कोई गैर बराबरी ना हो, जिसमें कोई भेदभाव ना हो, जिसमें कोई ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा ना हो, सबको बराबर सम्मान मिले, सबको बराबर अधिकार मिले, ऐसा समाज हम चाहते हैं। मेरी बात तो वैसे पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया, मैं जरूर जानना चाहूंगा आपसे। आप बड़े मेहनती लोगों में गिने जाते हैं, जमीन तक जाते हैं। अभी जब बिहार के चुनाव हो रहे थे तो 7 स्टेटों की 8 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव हुए। राजस्थान में बीजेपी सत्ता में थी, बड़ा भारी भरकम संगठन भी है। लोग चर्चा करते हैं कि बीजेपी पर बूथ प्रमुख से लेकर पन्ना प्रमुख तक और जाने कहां कहां प्रमुख कौन कौन से, उन पर मतलब उनका संगठन बहुत मजबूत है, जो सब पत्रकार बड़े बड़े बताते हैं, इसलिए वो चुनाव। तो ये जो अंता विधानसभा सीट पर तीसरे उम्मीदवार से महज 120 वोट ऊपर थी और कांग्रेस के प्रत्याशी से कई हजार वोट पीछे थी, उस कांग्रेस से जिसे नाकाम बताया जाता है। तो यहां का संगठन क्या छुट्टी पे चला गया था? यही हाल तेलंगाना में, यही हाल बिहार के बगल के राज्य झारखंड में, वहां पूर्व मुख्यमंत्री के बेटा चुनाव हारा। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि ये संगठन छुट्टी पर चले जाते हैं या वहां चुनाव फेयर हो जाता है और इधर निगाह होती है चुनाव आयोग की। अब जैसे यूपी में अलग अलग हुआ तो यूपी में उन्होंने सब जीत ली, लेकिन अगर इन सीटों पर हार कैसे, कहां गया संगठन, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा। नहीं, बिहार में भी अगर निष्पक्ष चुनाव हुए होते, चुनाव आयोग ने आंखें न मूंदी होती, तो बिहार का रिजल्ट कुछ और होता।
बिहार में पूरे पक्षपातपूर्ण चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी को खुली बेईमानी करने की छूट चुनाव आयोग की ओर से दी गई। और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की जहां तक बात है, जो 9 सीटों पे एक साथ उपचुनाव हुआ था, उसमें खुलेआम वीडियो और फोटो आए थे कि पुलिस वोट डालने नहीं दे रही थी। पुलिस ने बूथों से लाठी बजा के मतदाताओं को भगाया, और मोहल्लों के रिवॉल्वर अंदर दिखा पुलिस लगा के, मोहल्लों के रिवॉल्वर अंदर दिखा पुलिस लगा हैं। रिवॉल्वर दिखा जी के। जी जी जी, पिस्टल भी दिखाई गई, लाठियां भी बजाई गई, मोहल्लों के अंदर पुलिस लगा दी गई कि लोगों को घरों से नहीं निकलने दिया गया। अगर वहां इस तरह न किया होता तो रिजल्ट कुछ और होते। और ये जो धांधली है और ये जो अन्याय है, ये हर समय नहीं चलता है, ये 1-2 बार ही प्रयोग होता है। अब ये प्रयोग कर चुके, अगले चुनाव में इस तरह का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जनता जागरूक है और अगली बार जो परिणाम होंगे वो अलग मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी से लोग ऊब चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर बिहार में जो सीटें मिली हैं, वो सीटें निष्पक्ष चुनाव के द्वारा नहीं मिली हैं। वो ईमानदारी की सीटें नहीं है, वो सीटें हथियाई गई हैं, वो बेईमानी की सीटें हैं। चलिए भाटी जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। आपका जी जी। धन्यवाद। नमस्कार।